अगर मैं आपसे कहूँ दुनिया की इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा हर दिन सिर्फ समुंदर के भरोसे चल रहा है तो शायद यकीन करना मुश्किल हो। लेकिन एशिया के बीच एक ऐसा समुंदर है जहाँ सिर्फ मछलियाँ ही नहीं बल्कि ट्रिलियन डॉलर का ट्रेड, तेल, गैस और दुनिया की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल राइवलरी एक साथ चल रही है। इसका नाम है साउथ चाइना सी। ये समुंदर पैसिफिक ओशन का एक हिस्सा है और चाइना, ताइवान, फिलीपींस और वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई और इंडोनेशिया के पास स्थित है। पहली नजर में ये सिर्फ एक समुंदर लग सकता है, लेकिन असल में ये दुनिया के सबसे स्ट्रेटेजिक मैरीटाइम रूट्स में से एक है। हर साल दुनिया के समुद्री व्यापार का बहुत बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। मिडल ईस्ट से तेल लेकर जाने वाले टैंकर, यूरोप और अमेरिका के लिए बने एशिया में इलेक्ट्रॉनिक, कपड़े, मशीनरी और हजारों कार्गो शिप्स इसी समुंदर से होकर निकलते हैं। अगर किसी वजह से ये रूट बंद हो जाए या यहाँ पर जंग छिड़ जाए तो सिर्फ एशिया ही नहीं पूरी दुनिया की सप्लाई चेन इफेक्ट हो सकती है। लेकिन साउथ चाइना सी की इम्पोर्टेंस सिर्फ शिपिंग तक सीमित नहीं है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसके नीचे तेल और गैस और नेचुरल गैस के बड़े रिजर्व होने की संभावना है। इसके अलावा ये दुनिया के सबसे प्रोडक्टिव फिशिंग एरियाज में से माना जाता है। करोड़ों लोगों की रोजी रोटी इसी समुंदर की फिशरीज पर निर्भर करती है। अब सवाल यह है, अगर ये समुंदर इतना इम्पोर्टेंट है तो इस पर इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी क्यों है? क्या वजह है कि कई मुल्क एक ही इसलैंड और समुद्री एरिया पर अपना हक जताते हैं, और क्यों अमेरिका भी इसी डिस्प्यूट पर एक्टिवली इन्वॉल्व होता है जबकि उसका इस समुद्र से कोई डायरेक्ट बॉर्डर भी नहीं है? ये कहानी सिर्फ एक समुंदर की नहीं, ये कहानी है हिस्ट्री, इंटरनेशनल लॉ, नेचुरल रिसोर्सेज और ग्लोबल पावर स्ट्रगल की। और ऐसी कहानी की शुरुआत होती है चाइना के एक कंट्रोवर्शियल क्लेम से जिसे दुनिया 9 डैश लाइन के नाम से जानती है। चाइना अपने हिस्टोरिकल क्लेम्स के आधार पर 9 डैश लाइन को मानता है। इसी लाइन के जरिए चाइना लगभग साउथ चाइना सी के 90% एरिया पर अपना दावा जताता है। 12 जुलाई 2016 को परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने फिलीपींस के केस में फैसला सुनाया था। साउथ चाइना सी में चाइना के 9 डैश लाइन के हिस्टोरिकल क्लेम्स का इंटरनेशनल लॉ के तहत कोई लीगल बेसिस नहीं है। चाइना ने इस फैसले को एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन ये कहानी इतनी सिंपल नहीं है। साउथ चाइना सी के आसपास सिर्फ चाइना ही नहीं बल्कि फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई और ताइवान भी अलग अलग इसलैंड्स और मैरीटाइम पर अपना अपना क्लेम रखते हैं। ये वजह है कि एक ही आइलैंड, एक ही रीफ और एक ही समुद्री एरिया पर एक से ज्यादा मुल्क अपना हक जताते हैं। सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी इस पार्टली इसलैंड्स और पैरासेल इसलैंड्स को लेकर है। ये छोटे दिखने वाले इसलैंड्स असल में बहुत स्ट्रेटेजिक हैं क्योंकि इनके आसपास मछलियों के बड़े रिसोर्सेज होने की और तेल और गैस के संभावित रिजर्व होने की बात की जाती है। लेकिन सिर्फ रिसोर्सेज ही वजह नहीं है। इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से अगर कोई फीचर इसलैंड माना जाता है तो उसके आसपास समुद्र में भी देशों को अधिकार मिल सकता है। इसीलिए कई रीफ्स और छोटे इसलैंड्स की लीगल स्टेटस पर भी विवाद है। वक्त के साथ कई मुल्कों ने इन डिस्प्यूटेड एरियाज में अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ाई। चाइना ने कुछ रीफ्स पर आर्टिफिशियल इसलैंड्स बनाए जिन पर एयर स्ट्रिप और दूसरी फैसिलिटीज भी डेवलप की गईं। दूसरी तरफ फिलीपींस, वियतनाम और अन्य क्लेमेंट कंट्रीज भी अपनी प्रेजेंस बनाए रखने की कोशिश करती रही हैं। लेकिन एक और सवाल था, अगर इतना बड़ा डिस्प्यूट है तो क्या इंटरनेशनल लॉ इसके बारे में कुछ कहता है? क्या किसी कोर्ट ने इसका फैसला दिया है? और अगर दिया तो चाइना ने उसे क्यों नहीं माना? 2013 में फिलीपींस ने चाइना के खिलाफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन शुरू किया। ये केस UNCLOS के एनेक्स 4 के तहत था और परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन द हेग ने इस आर्बिट्रेशन की रजिस्ट्री को संभाला। 12 जुलाई 2016 को ट्राइब्यूनल ने अपना फैसला सुनाया। ट्राइब्यूनल ने कहा कि चाइना के 9 डैश लाइन के आधार पर किए गए हिस्टोरिकल राइट क्लेम्स का ULCOS के तहत कोई लीगल बेसिस नहीं है। साथ ही ट्राइब्यूनल ने यह भी कहा कि साउथ चाइना सी की कई रीफ्स और रॉक्स एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जेनरेट नहीं करते। लेकिन चाइना ने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया और कहा कि ट्राइब्यूनल के पास इस मामले का जुरिस्डिक्शन ही नहीं था। और बात करें अब चाइना और फिलीपींस के बीच टेंशन्स की। पिछले कुछ सालों में सबसे ज्यादा टेंशन चाइना और फिलीपींस के बीच में ही देखी गई। इसका एक बड़ा केंद्र है सेकेंड थॉमस शॉल। यहाँ दोनों मुल्कों के कोस्ट गार्ड्स और सप्लाई शिप्स कई बार आमने सामने आ चुके हैं। कभी वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ,
कभी शिप्स एक दूसरे पर डेंजरस मैनोवर्स करने का आरोप लगाते हैं और दोनों तरफ से डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट भी दिए गए। जुलाई 2026 में भी टेंशन्स कम नहीं हुई। फिलीपींस ने आरोप लगाया कि चाइनीज कोस्ट गार्ड ने उसके पर्सनल के खिलाफ अनएक्सेप्टेबल एक्शन लिया। वहां चाइना ने जवाब दिया। फिलीपीनी वेसल्स ने पहले चाइनीज पेट्रोल बोट को प्रोवोक और रम किया था। दोनों देशों ने अपनी अपनी पोजीशन दोबारा दोहराई और किसी ने भी अपना क्लेम वापस नहीं लिया। इसी वजह से साउथ चाइना सी सिर्फ एक रीजनल डिस्प्यूट नहीं रहा, आज ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, मिलिट्री प्रेजेंस और ग्लोबल ट्रेड सिक्योरिटी का भी मुद्दा बन चुका है। आज भी साउथ चाइना सी में चाइनीज कोस्ट गार्ड्स और फिलीपींस के शिप्स के बीच वाटर कैनन, ब्लॉगिंग और शिप कोलिजन्स जैसे इंसिडेंट्स देखने को मिलते हैं। वियतनाम भी चाइनीज एक्टिविटीज का विरोध करता है और अमेरिका फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशंस के नाम पर अपने नेवल शिप्स इस रीजन में भेजता रहता है। साउथ चाइना सी सिर्फ एक पानी का हिस्सा नहीं है, ये ग्लोबल ट्रेड, एनर्जी सिक्योरिटी, इंटरनेशनल लॉ और एशिया के फ्यूचर बैलेंस ऑफ पावर का सिंबल बन चुका है। अगर कभी यहाँ कोई बड़ी मिलिट्री क्लैश होती है तो इसका असर सिर्फ एशिया पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सप्लाई चेन पर पड़ सकता है और इकोनॉमी पर भी। इसलिए साउथ चाइना सी को दुनिया के सबसे सेंसिटिव और जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट्स में से एक माना जाता है। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको जरूर कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।